नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो आपको एक घटना बताने जा रहा हूँ ये सत्य पे आधारित है। ये कहानी हमें भेजी है अमेठी ज़िले के संतोष ने, जो अपनी स्वयं बीती कहानी हमें बता रहे हैं। तो मैं ये कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो संतोष जी इसमें लिखते हैं, इसमें कुछ भी काल्पनिक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है जो स्वयं मेरे साथ कभी घटी थी। हो सकता है ये किसी को मनोरंजन न लगे, क्योंकि सत्य घटनाओं को आप काल्पनिक की उड़ान नहीं दे सकते, उन्हें उसी रूप से व्यक्त करना पड़ता है। जो दृश्य है हम सभी उस पर विश्वास करते हैं, जिनकी गुत्थी विज्ञान सुलझा चुका है, जो हमारी बुद्धि और तर्क शक्ति के दायरे में है। हमारे लिए वही सत्य है। परंतु सत्य और असत्य की कसौटी से परे भी ऐसा कुछ है जो हमको अपना आभास कराता है। लेकिन उनमें भी एक सबसे अजीब प्रकार है चकवा। गांव के पुराने लोगों को इस चकवा के बारे में अच्छी तरह जानकारी है। चकवा एक ग्रामीण शब्द है जिसका अर्थ है छलावा और चकमा देने वाला। छलावा के बारे में लोगों की ऐसी मान्यता है कि यह सिर्फ आपके किसी पहचान के मित्र या रिश्तेदार का के वेश में ही आपको दिखता है और मात्र एक या दो बार ही आपका नाम पुकारता है। ये कभी तीसरी आवाज़ नहीं लगाता। एक बार मैं अपने मौसी के यहाँ उनके गांव गया हुआ था। नसरुल्लागंज से 20 किलोमीटर दूर गोपालपुर गांव पड़ता है, जहां से एक कच्चा रास्ता, जो अब वर्तमान में पक्की सड़क का रूप ले चुका है, लगभग 10 किलोमीटर अंदर को पैदल या बैलगाड़ी या साइकिल से आप कुछ ही देर में बोरखेड़ा गांव पहुंच जाते हैं। अब तो खैर वहां पक्की सड़क बन गई तो तमाम आवागमन के साधन मौजूद हो गए। मैं काफ़ी समय पहले गया था, तब वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। बारिश में तो उस रास्ते पर चलना और भी दूभर हो जाता था। जब मैं अपने भैया के साथ गया था तब बारिश का मौसम तो नहीं था। हाँ, लेकिन वहाँ सर्दी बड़े कड़ाके की पड़ रही थी। इतनी तेज़ सर्दी पड़ रही थी कि हम लोग ठिठुर रहे थे ठंड के मारे। बैलगाड़ी के आते ही हम लोग रवाना हो गए। बरसात में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू और हिचकोले लेकर चलती बैलगाड़ी का आनंद मन को रोमांचित और उल्लासित किया जा रहा था। रास्ते में जंगल था। उसी रास्ते से होते हुए हम शाम तक बोरखेड़ा पहुंच गए थे। सबसे मिलने की रस्म अदा करने के बाद खाना वगैरह खा पीकर हम सो गए। गांव में रात को 8-9 बजे ही सो जाते थे, क्योंकि बिजली सिर्फ दिन में 4-5 घंटे ही आती थी। शाम को 5 बजे के बाद पूरी रात लालटेन मोमबत्ती की रोशनी में ही गुजारनी पड़ती थी। क्योंकि मैं बहुत कम ही ग्रामीण अंचलों में गया था, सो ये मेरे लिए एक नया अनुभव था। मुझे फ़ोटोग्राफ़ी करना और वीडियो बनाने का बहुत शौक़ था, पर जब वीडियो कैमरा अपनी पहुंच से दूर हुआ करता था, इसलिए मन की भड़ास सिर्फ फ़ोटो खींचकर ही निकालनी पड़ती थी। यकीन मानिए, यदि उस समय मेरे पास वीडियो कैमरा होता तो मैं जीवन के हर पड़ाव को एक उत्सव की भांति उसमें सबको कैद कर चुका होता। उस समय सिर्फ कोडेक का मात्र एक कैमरा था मेरे पास। जहाँ भी जाता अपना कोडेक के B10 कैमरा ले जाना नहीं भूलता था। विचित्र जगह जंगलों में फ़ोटो खींचना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब किस्से पर आते हैं। अगले दिन वहाँ के मेरे हम उम्र लड़कों से मेरी पहचान और दोस्ती करा दी गई, जिनकी जिम्मेदारी में जब तक वहाँ था मुझे घुमाने फिराने और मेरे साथ समय बिताने की थी। मैंने वहाँ के खेतों, पहाड़ों, रमणीय स्थलों, प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों का खूब भ्रमण किया और बहुत ही आनंद लिया। रोज़ कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बन ही जाता था। एक दिन हम लोगों का प्रोग्राम डोडखेड़ा गांव जाने का बना, जहां मेरी एक रिश्तेदार और रहते थे। सोचा वापस जाने से पहले उनसे और मिलाऊं। हम लोग बस से ना जाकर भैया की मोटरसाइकिल से निकले। डोडखेड़ा उस समय हरसूद से होकर जाना पड़ता था, बाद में जलमग्न होने पर अब छनेरा से होकर रास्ता जाता है। जब हरसूद में थोड़ा ब्रेक लेकर डोडखेड़ा की ओर निकले तो तब तक शाम हो चुकी थी। वैसे तो हरदूत से कुल 1 घंटे में डोडखेड़ा पहुंच जाते हैं, पर उस दिन हमारे साथ न जाने क्या हुआ कि हम रास्ता भटक गए। ऊपर से हमारा 2 बार बुरी तरह एक्सीडेंट होते होते बचा। घूम फिरकर वापस उसी रास्ते पर आ जाते। इधर अंधेरा होने को था। मैं रह रहकर भाई साहब से बोलने लगा कि हमको बस में आना चाहिए था। जब रास्ता नहीं पता था तो मोटरसाइकिल से आकर गलती क्यों की।
भाई साहब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। इतने में वे बोले कि मैं गाड़ी से पहले भी 2-4 बार आ चुका हूँ, पर आज पता नहीं क्या हो रहा है। हम बस रास्ते पर चले ही जा रहे थे, ना कोई गांव दिख रहा था ना कोई इंसान था, तो बस वो रास्ता। शाम के 7 बजने को आए, पर हम डोडखेड़ा नहीं पहुँचे थे। बस मसन गाँव और धंती के बीच ही घूमते रहे। जैसे तैसे हिम्मत कर हम दोनों आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ देर बाद सामने एक बैलगाड़ी आती दिखी। उसे देखकर हमको कुछ हिम्मत आई। जब हमने उस बैलगाड़ी वाले से रास्ता पूछा और अपनी परेशानी बताई, तो वो बैलगाड़ी वाला बोला कि होता है इस रास्ते पर 14 अमावस अक्सर ऐसा होता है। दुर्घटनाएं आम होना आम बात है। फिर उसने जो तरीका बताया वो मुझे बड़ा ही अजीब और थोड़ा हास्यास्पद लगा। उसने कहा कि आप लोग एक काम करो, यहाँ रुककर रास्ते के किनारे पर पेशाब कीजिए और फिर उस पर पाँव रखकर सीधे गाड़ी चालू कर निकल जाइए। उस समय उस जगह उसकी बात मानने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमने वैसा ही किया। फिर लगभग 20-25 मिनट बाद एक मोड़ दिखा जहाँ से डोडखेड़ा का रास्ता जाता था। उस मोड़ को देखकर मेरे भाई साहब को रास्ता याद आ गया और हम सही सलामत गांव पहुंच गए। उस समय तो गांव में लोग लगभग सो चुके थे, सो हम भी खाना वगैरह खाकर सो गए। रात में मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे 2 बार संतोष संतोष आवाज़ दी। वो आवाज़ मुझे अपने भैया की लगी, जबकि वो तो मेरे पास सो रहे थे। मैं वहम समझकर सो गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर आवाज़ आई। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो वो ओटले पर जैसे भैया बैठे दिखे। अंधेरे में चेहरा ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रहा था, पर दूर से भैया जैसे ही लग रहे थे। मैंने वापस पीछे कमरे में देखा तो भैया वहीं सोए पड़े थे। मैं भी कुछ डर गया। हिम्मत नहीं हुई तो चुपचाप सो गया। सुबह जब सब लोग उठे और चाय वाय पी रहे थे, तो सब लोग वहीं आगे दिल्लान, दिल्लान का मतलब होता है गांव में घर के अंदर एक एक सिर्फ छत डली होती है और चारों तरफ से खुली जगह होती है, उसको दिल्लान कहते हैं। तो सब लोग वहीं पर बैठकर चाय पी रहे थे। तब हमने वो शाम वाला वाक़या सबको बताया। सुनकर सभी चकित तो हुए, पर उन्होंने इसे सामान्य घटना बताया। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि आपको चकवा लग गया था, जिससे इंसान भ्रमित होकर भटक जाता है। आप 2 लोग थे, तो इतने समय भटक कर भी सुरक्षित रहे। यदि अकेले होते तो कोई न कोई दिख भी सकता था। यहाँ अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। वो तो आपके माता पिता के कर्म अच्छे कह लीजिए या किस्मत, जो वो बैलगाड़ी वाला मिल गया और आपको रास्ता बता दिए, वरना कोई घटना भी घट सकती थी। मुझे डरता देखकर उनकी बात सुनकर वहाँ बैठे बुज़ुर्गों ने उन भैया लोगों को डांट दिया। क्यों फालतू में डर फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। उनके इतना कहने पर ही वहाँ लोग बैठे हुए आपस में बहस करने लगे। एक पक्ष इसे सत्य और दूसरा फसाना बताने में लगे थे। बाद में जब मैंने किसी के रात में मेरा नाम लेकर आवाज़ देने की बात कही, तो आधे लोगों ने इसे भी वहम बताया, जबकि मुझे पक्का यकीन हो गया कि जो आवाज़ आई थी वो किसी छलावे की ही थी। खैर, वहाँ इस बात पर ज़्यादा बहस करने वालों के बजाय हम वापस बोरखेड़ा की ओर निकले। वापस आकर जब हमने बोरखेड़ा में ये बात बताई, तो वहाँ भी एक भैया ने तो और भी डरा दिया। वे बोले कि हाँ, आपको चकवा लग गया था, इसीलिए आप उसी जंगल गोल गोल घूम रहे थे। और जब उस बैलगाड़ी वाले ने आपको बताया कि आप पेशाब करके उस पर पैर रखकर आगे बढ़ो, तो आपको आगे जाकर वो मोड़ नज़र आ गया और आप सही जगह पहुंच गए। वरना यदि रात ज़्यादा होती तो आपको चकवा इंसानी रूप में भी दिख सकता था। ये अच्छा हुआ कि आप 2 लोग थे। ये चीज़ें स्थानीय लोगों को इतना परेशान नहीं करती, पर नए इंसानों को देखकर उनके पीछे लग जाती हैं। संतोष भाई को जो 2 बार आवाज़ आई ये वही चकवे की होगी। आप लोगों को देखकर आपके पीछे पीछे वहाँ तक आ गया होगा। यदि संतोष भाई उस आवाज़ को अपना रेस्पॉन्स दे देते और उठकर उस दिशा में चले जाते, तो फिर इनको कोई भी ढूंढ नहीं पाता। उसके बाद उन भैया ने उनके साथ घटी एक पुरानी घटना भी बताई। जब वो एक जगह घूमने गए थे और वापस धर्मशाला में आकर रुके, तो रात को उनको उनके ही एक साथी की आवाज़ आई, जो उनका नाम लेकर उन्हें पुकार रहा था।
जब उन्होंने उठकर देखा तो उनको दिखने में तो वो उनका साथी ही लग रहा था, पर आँख बार बार झपक रहा था और जब उसके पैरों पर नज़र पड़ी तो उसके पैर उल्टे दिखे। ये देखकर वो घबरा गए, पर क्योंकि वो बचपन से ही गांव में रहे थे इसलिए हिम्मत दिखाकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर सबको जगा दिया। और जैसे ही सब जागे उसके बाद वो वहाँ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। इनकी बात सुनकर मैं डर गया। रात में बिस्तर पर लेटे लेटे मैं उन भैया की बात मेरे कानों में गूंज रही थी। उन्होंने कहा था कि चकवे ने आपको देख लिया और आपके पीछे पीछे वो भी वहाँ पहुँच गया। बस उन भैया की ये बात मुझे अंदर तक इतना डरा गई कि मैं वही सोचता था और सुबह तक तो मुझे बुखार आ गया। जब मौसा जी आए और उनको ये बात पता चली तो उन भैया पर इतना नाराज़ हुए कि मैं आपको बता नहीं सकता। आधे घंटे तक मेरे मौसा जी ने उन भैया की क्लास ली, खामखा बच्चे को डरा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद में मौसी ने मुझे गूगल का धुआं दिया और नज़र उतारी। मैं वापस भोपाल आ गया, पर काफ़ी समय तक उसी किस्से के बारे में सोचता रहा। आज भी जब वो घटना याद आती है तो मैं अंदर तक सिहर उठता हूँ। उसके बाद तो न जाने कितने लोगों ने उन भैया की बात को सही ठहराया होगा। वैसे ये आज वाली घटना तो आज भी मेरे साथ कभी कभी घट जाती है। जब मैं अपने रूम में बैठे कुछ काम कर रहा होता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी ने आवाज़ दी हो या पापा आवाज़ देकर बुला रहे हों। और जब मैं बाहर निकल कर देखता हूँ तो कोई दिखाई नहीं देता। नीचे जाकर पूछने पर सभी मना कर देते हैं कि तुझे तो किसी ने नहीं दी आवाज़, तेरा वहम होगा। तो इसीलिए मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि वो जो चकवा था वो आज भी मेरा पीछा कर रहा है। तो दोस्तों, यही वो मेरी एक घटना थी जो सच्ची थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।